कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष आवंटित 1,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग 9% अधिक है। इस बजट में मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बीमारी से लड़ने वाले विषय पर एक विशेष फोकस किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत रांची और तेजपुर स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थानों का जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो उत्तर भारत में निम्हांस की नई स्थापना करने की घोषणा सराहनीय है। जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना हर भारतवासी के लिए एक गौरव की बात है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि के साथ साथ देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस्ड आम बजट हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हैं और वो ये बता रहे थे कि हेल्थ बजट में किस किस तरह के एलोकेशंस किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आम आदमी को पता होनी चाहिए इस बजट में जो प्रावधान किए गए वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं अड़ोस पड़ोस के मुल्क, जिसके लिए अभी यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि हमारी किसी से नहीं बनती है, सबसे ज्यादा इलाज करवाने के लिए वो भारत भूमि पर ही आते हैं। कैंसर की जो 17 दवाएं हैं उन पर से आयात शुल्क हटाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी 5% शुल्क अब तक लगाया जाता था, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 रेयर ऐसे डिजीज थी जिनकी दवाइयां अब से पहले तक उन पर ड्यूटी लगा करती थी, अब वो ड्यूटी फ्री हो गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी राहत इसमें मिलने वाली है। लेकिन जैसा अब विवेक, इसमें भी आपको दिक्कत होगी। भाई बड़ी खुशी की बात है कि कैंसर की दवाइयों से ड्यूटी हटी। हाँ। अरे भाई, जो एम्स की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं उनमें तो कुछ कर लो पहले, जो बना चुके हो। वह बिल्डिंग ही खड़ी करोगे क्या? ना अंदर डॉक्टर, ना नर्स, ना मरीज। और यहाँ पे इंश्योरेंस बेस इलाज कितने करा सकते हैं? एक मिनट, इंश्योरेंस कंपनियों के आधार पे इस देश में इलाज चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कितने मंत्रियों के बच्चे जाएंगे, कितने पढ़े लिखे लोगों के लोग जा रहे हैं? और इंश्योरेंस लेकर के जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, गलत तरीके के टेस्ट, ज्यादा ऐसा कोई कानून है? ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करते हैं। कौन सी हेल्थ केयर सरकारी अस्पताल में खड़े होकर के बोलने से स्वास्थ्य मंत्रालय कोई कानून हमने बहुत कुछ कर दिया, आपने कुछ नहीं किया है। अरे शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। केरला में कोई भी मिनिस्टर नहीं, केरला में बिल्डिंगें जो इन्होंने, केरला में कोई भी मिनिस्टर, केरला में कोई भी मिनिस्टर एमएलए अपने सरकारी दवाखाना में नहीं जाते हैं। अरे केरला में पहले केरला को समझाओ, केरला तो बहुत केरला अच्छा वाले को समझाओ। अरे आप तो लेफ्ट का आदमी हो, तो आप खुश हैं? आपके हिसाब से सरकारी अस्पताल सही चल रहे हैं? पर विवेक, ठीक है, आप, मुझे पता है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको ये सारी चीजें बोलनी ही बोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मोदी जी हाथ में ये सूरज भी लेकर आ जाएंगे तो आप ये कहने लगेंगे कि सूरज इस आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? गरीब कॉमन मैन के लिए समस्या है, कॉमन और ये सरकार उसके लिए 11 साल से कुछ कर नहीं पाई। विवेक श्रीवास्तव, ये बात किसी ने नहीं कही है कि कॉमन मैन को आज की तारीख में समस्या नहीं है। समस्या सबको है। 18 साल से आप केरला चला रहे हो, जो स्वामी अय्यप्पा का गोल्ड गायब कर, सोना भी गायब करवा दिया, स्वास्थ्य की बात कर, सोना भी गायब करवा दिया। आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए शर्म आना चाहिए। मैं विवेक, प्लीज अंडरस्टैंड जी, एक होता है कि आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज करें कि गवर्नमेंट आपकी बातों को समझे। मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ। एक है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह दे कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, तो मुझे लगता है आप लोग बहिष्कार करने लगेंगे ऑक्सीजन का। आप लोग कहने लगेंगे कि हमको सांस ही नहीं लेनी है, क्योंकि ये मोदी की तरफ से कहा जा रहा है या बीजेपी सरकार की तरफ से। बी कंस्ट्रक्टिव एंड सीरियस। मोदी जी के नाम से इनसे समस्या है। अरे मोदी जी का नाम बदलना है, मोदी जी का नाम बदल के बात कर लो। मोदी जी से क्यों समस्या है? मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीयूष लोहिया और अनुष्का, 2 यहाँ पर मेहमान हैं जो अक्सर इस तरीके के डिबेट में कम आते हैं। तो प्रोफेसर साहब और श्रीवास्तव जी, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन अनुष्का अभी हमें कह रही थी ब्रेक में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है
जिसका ध्यान लोगों की तरफ गया नहीं है, वो कौन सी बात है अनिष्का? सो बेसिकली सब हर कोई डिबेट कर रहा है चीजों के बारे में, बट एक बहुत अच्छी चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट का बहुत सारी चीजों पे फोकस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेडिकल पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे क्वेश्चन भी लोगों का आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैसे है, तो उस चीज को मैं समझाने की एक सिंपल वे में कोशिश करती हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला गया रेल कॉरिडोर्स खोले जाएंगे, अलग से 5,000 करोड़ पर ईयर अर्बनाइजेशन के लिए दिया जाएगा, एंड द थर्ड पार्ट इज 20 जल मार्ग बनाए जाएंगे। तो इन सब चीजों को बनाने के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे है कि ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, जल मार्गों के थ्रू जो बिजनेस हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसको ईज किया जा सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में फॉर एग्जांपल नए नए जो बिजनेसेस आ रहे हैं लाइक जेप्टो या फिर ब्लिंकिट, जो हमें 10 मिनट में चीजें डिलीवर कर देते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत टाइमली डिलीवर हो सके। तो उस चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये 20 जल मार्ग बनाएंगे या फिर जो रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ईज करेंगे। और इससे क्या होगा, सिर्फ यही वाला मुद्दा, सिर्फ ये बिजनेस ही नहीं, जितने भी आगे आने वाले बिजनेस डेवलप होंगे उनको भी ईज मिलेगा, स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस पार्ट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट रखा गया है, इसका मेन पर्पस ही है कि बिजनेस को इवन जो आने वाले आगे छोटे एमएसएमईज के लिए भी स्पेसिफिकली जो आया है बजट, उसमें भी ये हेल्प एक और चीज, आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हो रहा है तो वो गिग वर्कर्स का है। मतलब चाहे वो ब्लिंकिट हो जाए, चाहे वो रेस्टोरेंट जोमेटो हो जाए, चाहे वो दूसरे कि आपने घर से कुछ सामान मंगाया और वो फौरन, इसके लिए किसी तरह का कोई एलोकेशन आपने कोई अनाउंसमेंट बजट में देखा? डायरेक्टली देखो, आप समझने की कोशिश करोगे ना बजट को, तो डायरेक्टली चीजें आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली लगाने की कोशिश करोगे, अब ये जो कॉरिडोर्स बनेंगे उससे इजी लाइफ किसकी होगी? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग, मुझे कोई चीज जरूरत होगी, मुझे नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे लिए आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि जब मुझे 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए होगी, सप्लाई चेन अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो इकोनॉमी इस तरीके से डेवलप होती है कि एक बंदा काम करता है, दूसरे को बेनिफिट मिलता है। प्रोफेसर जीविया प्लीज, द थिंग इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आंसर होता है, सोल्यूशन होता है। इस देश ने 50 साल तक आंसर ढूंढता रहा। सोल्यूशन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आया तब से सोल्यूशन ढूंढता आया। सोल्यूशन के साथ डिफर्ड एक्सपेंडिचर किया जाता है। वो डिफर्ड एक्सपेंडिचर हर साल होता है और उसका रिजल्ट मिलता है 15 साल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सोल्यूशन का ऐसी कोई सरकार ने कोशिश किया, और जिस जरूरत महसूस किया वो बीजेपी की सरकार थी। ये बात के अंदर कोई मुद्दा वही मैंने आपको जो सवाल आप पूछ रहे थे, नहीं, जो सवाल आप पूछ रहे थे, नहीं, जो सवाल आप पूछ रहे थे, आप जरा सुन लीजिए। आप जो सवाल आप इसीलिए पूछ रहे थे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिप्लाई इमीडिएट इम्पैक्ट एंड असेसमेंट एनालिसिस तभी आप कर सकते हो जब खर्चा आप 70% कर सकते हो। लेकिन बीजेपी सरकार ने अभी 50 से 60% खर्च किया है। 70% के बाद आपको रिजल्ट बेवकूफ पूरी तरह मिल जाएगा। Alright. उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। एक सेकंड रुकिए, पहले पीयूष लोहिया और उसके बाद आप दोनों आपस में तर्कों पर मतभेद कर सकते हैं। पीयूष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर